लास्ट क्लास में हम लोग एसिम्प्टोट तक पहुंचे, है ना। तो हमने कोऑर्डिनेट इक्वेशन के लास्ट तीन कंडीशन चेक किया था कि कोई भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स कब होते हैं। क्या की कंडीशन? तीनों जब जीरो होंगे तो एक्स की वैल्यू को डिपेंडेंट ही नहीं करेगी, कुछ भी रखो क्या फर्क पड़ता है। और रूट जो ही है बट बोथ रूट्स आर approaching to infinite, तो उसकी कंडीशन one root is infinite, another root is finite. A equal to 0 but B not equal to 0, C belongs to an alien value, and ऐसी कंडीशन हमने चेक किया था। और दोनों रूट्स फाइनाइट होने की कंडीशन क्या होगी वो मैंने नहीं बताया क्योंकि वो बताने लायक था नहीं। दोनों रूट्स फाइनाइट की कंडीशन इक्वल टू 0। जब दो रूट्स फाइनाइट होने के लिए x स्क्वायर तो होना पड़ेगा, तो a इज नॉट इक्वल टू 0। b and c के लिए कैन बी एनी रियल नंबर, कुछ भी x स्क्वायर इक्वल टू 0 भी दे देंगे तो दो रूट से 0 और 0। तब हम लोग बात कर रहे थे एसिम्प्टोट की, हाइपरबोला में ये एसिम्प्टोट कैसे काम करता है। हमने एक चीज डिस्कस किया कि भाई x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, यह हाइपरबोला का इक्वेशन है। अब y इक्वल टू mx प्लस c को अगर इस पैराबोला अगर हाइपरबोला का अगर एसिम्प्टोट बनना है तो कौन सी कंडीशन को फुलफिल करेगा? तो y को mx प्लस c में पुट कर लेता हूं। अच्छा, एसिम्प्टोट का मतलब क्या था? तो ये तो टेंजेंट थी, तो टेंजेंट में तो y की जगह पर mx प्लस c रखूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर इसको इसका टेंजेंट बनना है तो कौन सी कंडीशन को फॉलो करना है? डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, राइट, d इक्वल टू 0। पहले y की जगह पर mx प्लस c रख लिया जाए, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस mx प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ mcx प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू। सबको साथ में लिख देते हैं। इसमें सॉल्यूशन से क्या कॉमन? x स्क्वायर क्या रहेगा आंसर? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर 3x के साथ गया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर m3x प्लस सॉरी नॉट प्लस माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर। और ये माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर रहेगा, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, राइट। अब इसके जो दोनों रूट्स है वो दोनों रूट्स किसको अप्रोच कर रहे हैं? इनफाइनाइट। दोनों रूट्स किसको अप्रोच कर रहे हैं? इनफाइनाइट को, राइट। क्योंकि एसिम्प्टोट का मतलब क्या था कि भाई मेरे पास ऐसी एक लाइन हो जो इस कर्व को टच तो करता हो बट कहां टच करता हो? इनफाइनाइट पे। तो एक रूट भी इनफाइनाइट को अप्रोच करे, दूसरा रूट भी इनफाइनाइट को अप्रोच करे, तो देयर आर टू रूट्स बट बोथ आर अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। और उसकी कंडीशन a इक्वल टू 0। तो पहले था a इक्वल टू 0 तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, करेक्ट। सेकंड कंडीशन तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर mc को 0 होना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन माइनस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, करेक्ट। पहले यहां से देखते हैं इस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए b स्क्वायर को इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर होना पड़ेगा, तो m स्क्वायर को b स्क्वायर बाय a स्क्वायर होना पड़ेगा, तो m को प्लस और माइनस b बाय a होना पड़ेगा, करेक्ट। यहाँ आता -2 0 हो नहीं सकता, a स्क्वायर 0 पॉसिबल नहीं है, राइट। m स्लोप भी 0 नहीं हो सकती, स्लोप 0 होने का मतलब क्या होगा? लाइन इज पैरेलल टू, तो फिर एसिम्प्टोट कैसे हो सकता है? लाइन अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा तो एसिम्प्टोट नहीं बन सकता, वो कट कर जाएगा। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी बची, कौन सी? c कोई कंपल्सरी 0 होना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन ये 0 नहीं हो सकता, ये तो वैसे भी 0 नहीं हो सकता जहाँ पे भी, क्योंकि a b और c
यहाँ पर मतलब क्या a square b square कैसी वैल्यू होने वाली है ऑलवेज पॉजिटिव, a square c square भी कैसी वैल्यू होने वाली है पॉजिटिव। तो c 0 हो गया, मान लेते हैं c 0 हो गया, किसी को 0 होना है तो c को कंपल्सरी 0 होना पड़ेगा, ये सब रहेगा ही नहीं, इसमें रहेगा क्या और वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि a square b square 0 कब होगा जब दोनों में किसी एक को एटलीस्ट 0 होना पड़ेगा, पर कोई भी एक भी 0 हो गया तो फिर ये हाइपरबोला ही नहीं बनने देगा आपको। तो हमारे तीनों कंडीशन ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, a को 0 होना पड़ेगा और b को 0 होना पड़ेगा। उससे मुझे दो कंडीशन क्या मिली, n इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई n, c इक्वल टू 0। तो वहां से मुझे मेरे एसिम्प्टोट की इक्वेशन मिली है y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर n की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस b बाई x, तो y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई x और c की वैल्यू हो गई 0। तो y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ y बाई b इज इक्वल टू प्लस माइनस x बाई a, है ना, b को उस तरफ ले जाऊंगा तो डिवाइड में ले जाऊंगा और ये y बाई b उस तरफ जाएगा तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब दो एसिम्प्टोट्स कौन से बने, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 0 एंड x बाई a माइनस y बाई b इक्वल टू 0। ये दो आपके एसिम्प्टोट्स हुए। ये दोनों में क्या नहीं है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट नहीं है तो किसी भी इक्वेशन में जब कांस्टेंट नहीं होता है तो कहां से पास होता है, तो आपके एसिम्प्टोट कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। पर कितने एसिम्प्टोट से, दो। दोनों एसिम्प्टोट में क्या फर्क होगा, x बाई a इक्वल टू y बाई b होगा तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि x और y दोनों की साइन सेम है, और x बाई a इक्वल टू माइनस y बाई b तो दूसरा एसिम्प्टोट यहाँ पर है एंड बोथ आर पासिंग थ्रू। These are called both the asymptotes and pair of asymptotes. पहले ध्यान में समझ आ गया, राइट। दोनों asymptotes की इक्वेशन क्या मिली, x by a plus y by b equal to 0 and x by a minus y by b equal to 0। जब हाइपरबोला शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली ये भी शिफ्ट होगा, x की जगह पर x minus h और y की जगह पर y minus 2, इसमें भी होने वाला है। Now pair of asymptotes, pair of asymptotes मतलब कि दोनों asymptotes का प्रोडक्ट क्या आएगा, pair of asymptotes x by a plus y by b equal to 0 and x by a minus y by b equal to, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो x square by a square minus y square by b square equal to 0। अब आपके जो दो हाइपरबोला है, एक ट्रांसवर्स और एक कंजुगेट, मतलब ट्रांसवर्स हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, x square by a square minus y square by b square equal to 1। कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन x square by a square और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन जिसको नॉर्मली a से डिनोट किया जाता है, x square by a square। तो क्या फर्क है तीनों में, ट्रांसवर्स, कंजुगेट या एसिम्प्टोट्स में से क्या फर्क है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स से कांस्टेंट का फर्क है, राइट। तो जो स्टैंडर्ड में होगा वही सेम शिफ्टेड और हाइपरबोला सॉरी रोटेशनल में भी होगा। कोई मुझे पूछे कि कोई आपको पूछे, मतलब मुझे तो क्या पूछेंगे, आपको पूछे कि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स और हाइपरबोला के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो क्या बोलोगे, कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। और ये भी हम बोल सकते हो कि इनके जो कांस्टेंट है वो हमेशा एपी में होते हैं, 1 0 और -1 या -1 0 एंड 1 किस में, एपी में है। इनके कांस्टेंट से मतलब किस में होता है, एपी में होता है। और एक रिलेशन यहाँ से आपको दिखेगा कि t और c का अगर मैं एडिशन करूं, t प्लस c करूं तो क्या मिलेगा, t प्लस c करूं तो क्या मिलेगा, तो इन दोनों का एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ a मिलेगा। क्या सोच रहे हो, इन दोनों का एडिशन करो तो 1 और 1 काट हो जाएगा, क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ x square by a square minus y square by b square। तो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ a के बराबर। तो t plus c equal to 2a, ये किसकी कंडीशन होती है, a p की। ये किसकी कंडीशन है, a plus b equal to 2ac क्या होता है, सॉरी 2c क्या होता है, p की कंडीशन होती है। तो ये रिलेशन है मेरे पास t plus c equal to 2a। ये कैसे काम आएगा, मुझे दे देंगे ट्रांसवर्स हाइपरबोला, मुझे दे देंगे पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स और बोलेंगे कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन निकाल के दो, तो आपको इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। ये रिलेशन ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड में एप्लीकेबल है, कि प्रॉपर्टीज तो स्टैंडर्ड में एप्लीकेबल है तो शिफ्टेड और रोटेशनल में भी एप्लीकेबल होगा।
राइट। आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नॉर्मली बच्चों से बनते नहीं, कंसेप्ट नहीं पता, मोस्ट ऑफ बच्चों को नहीं पता होते सारे कंसेप्ट। और हाइपरबोला में मुझे लगता है अगर मुझे पेपर बनाना होता, मैं पेपर बनाने वाले पेपर जनरेटर की तरफ सोचूं तो मुझे हाइपरबोला में अगर कुछ पूछना चाहिए तो दो ही चीज पूछनी थी, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंसेप्ट और एक एसिम्प्टोट, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही है। बाकी सब में पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में क्या अलग था, कुछ तो अलग नहीं था, वही तो उठा के अपने रखा है। तो अगर यहाँ पर ये दो चीजें ऐसी होती है जो बाकी सब में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पूछे जाएंगे तो काफी सारी बार आपको पूछे जाएंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कंसेप्ट और एसिम्प्टोट के कंसेप्ट। आपको आ जाए कि 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका एक हाइपरबोला का इक्वेशन है। कौन सा टाइप का हाइपरबोला है? मुझे इस हाइपरबोला के पेयर ऑफ एसिम्प्टोट के इक्वेशन चाहिए, कैसे निकालूंगा? परफेक्ट और रोटेशनल है, एस्पिकुलिपियम का लगा के तो आया है। आपका हाइपरबोला दिया हुआ एस्पिकुलिपियम में कब लगा? जब मुझे हाइपरबोला ढूंढना होगा, जिसमें कुछ भी समझ नहीं है आप लोगों को। वापस सुनो, कोई भी हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट के बीच में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। ये दिमाग में डाल दो बहुत अच्छे से। क्या डालोगे? कोई भी हाइपरबोला हो, फिर वो स्टैंडर्ड हो, शिफ्टेड हो या रोटेशनल हो, हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट के बीच में सिर्फ किसका डिफरेंस होता है? कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। कोई मुझे पूछे कि इसका पेयर ऑफ एसिम्प्टोट क्या होगा, मैं बोलूंगा इसका पेयर ऑफ एसिम्प्टोट जो होगा वो होगा 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4x माइनस 6y प्लस k इक्वल टू 0। ये ढूंढना पड़ेगा, बट होगा यही और किसी चीज का डिफरेंस नहीं होगा। किसका डिफरेंस होगा? सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। अब क्या ढूंढना है मुझे? k ढूंढना है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, दो लाइन का प्रोडक्ट। कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन कब देता है? कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन जहां से हमारा कोनिक सेक्शन पढ़ना था, जहां से कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन आपको पेयर ऑफ लाइन कब देता है? जब उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट बताओ। फर्स्ट रो A, दूसरा रो S, B, F, तीसरा G। इसको 0 होना पड़ेगा और ये सारी वैल्यू मिलेगी कैसे? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो मेरा d क्या आएगा? a क्या है इसका? 2, h क्या है? 3/2, g क्या है? 2, 2g इक्वल टू 4 है ना। h क्या है? 3/2, b क्या है? -1, f क्या है? -3। करेक्ट? तो ये 2 और -3 और c क्या है? ये बस डिटरमिनेंट को किसके इक्वल होना है? डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हो मैंने आपको बता रखा है। यहाँ से किसकी वैल्यू दी जाएगी? ठीक तो चाहिए तो मुझे पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स मिल गया। ठीक है। और ये चीज उल्टा भी हो सकता है, ये चीज उल्टा भी हो सकता है। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स दे दिया, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स उल्टा बोलता हूं, ये मुझे पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स दिया हुआ है और मुझे बोलते हैं कि हाइपरबोला का इक्वेशन निकालिए। तो फिर उस केस में आप लोगों को और एक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा उसको, क्योंकि फिर ये डिटरमिनेंट से तो काम बनेगा नहीं। ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 तो सिर्फ कब लगता है? जब पेयर ऑफ लाइन की बात हो। मुझे जब कर्व पे जाना है तो फिर आप लोग की बात बनेगी नहीं। आप बोलोगे थोड़ी इस केस में d इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, पर d क्या होगी वैल्यू? तो कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा ना। फिर मैं क्या करूंगा? अगर ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है, ये अगर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है तो ये मेरा हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो हाइपरबोला के तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो d 0 आएगा कि नहीं आएगा वो कैसे पता करोगे? ठीक है, d ढूंढने के लिए k इक्वल टू 0 है तो मुझे k मिल जाएगा, बट नॉट इक्वल टू 0 है तो k क्या नहीं होगा ये पता चल जाएगा, बट क्या होगा ये थोड़ी ना पता चलेगा, है ना। तो फिर इसके उनको एक इन्फॉर्मेशन और दे दिया होगा। मैंने सपोज दे दिया है कि हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू 1, 2, तो ठीक है ना, हो गया। या अगर ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स से हाइपरबोला है और अगर हाइपरबोला यहां से पास हो रहा है पॉइंट इसको
ठीक है, मतलब दोनों तरफ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्लियर है। और इंडिविजुअली अगर कभी भी किसी का भी एसिम्प्टोट ढूंढना होगा तो क्या लगाऊंगा, y इक्वल टू प्लस बी बाई ए एक्स और y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। और आया कहाँ से, तो मैंने आपको समझा दिया कि दो रूट्स बोथ आर अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट की कंडीशन a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 बट c नॉट इक्वल टू, वो कंडीशन को चेक करेंगे। क्लियर। फिर इसके थोड़े प्रॉपर्टीज होते हैं, पर मॉड्यूल में मैं बता सकता हूँ। पेज नंबर 33। उस 33 में ऊपर तो सब डेरिवेशन जो मैंने आपको समझा किया है, फिर नोट करके दिया हुआ है। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आप देखोगे तो बोले कि b इक्वल टू मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो आपके पेयर ऑफ एसिम्प्टोट क्या बन जाएंगे, a और b सेम होगा तो एक x प्लस वाई, क्योंकि a और a सेम हो गया तो सामने 0 के साथ मल्टीप्लाई हट ही जाएगा। तो क्या बनेगा इक्वेशन, x इक्वल टू माइनस वाई और एक बनेगा x इक्वल टू प्लस वाई। तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। वो फर्स्ट पॉइंट लिखा आप देखोगे तो if b equal to a, then the asymptotes of rectangular hyperbola are at right angle। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी कि आपके लिए कौन सा हाइपरबोला है, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स एंड कंजुगेट हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स सेम ही होते हैं। कंजुगेट हाइपरबोला को इक्वल टू 1 की जगह पर क्या रखने वाला हूं, इक्वल टू माइनस मतलब वो यहाँ पर x स्क्वायर b स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, माइनस स्क्वायर b स्क्वायर। इस तरफ शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है उसकी जगह पर लास्ट में पर कितना आता होगा, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। a स्क्वायर c स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0 ना। और c क्या होगा तो मेरा 0, तो c 0 आ चुका था, तो फिर a स्क्वायर b स्क्वायर 0 नहीं होगा, ट्रू है, पर a स्क्वायर b स्क्वायर 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसवर्स हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स एंड कंजुगेट हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स सेम ही होते हैं, राइट। उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। वो सेकंड पॉइंट में बोला हुआ डायरेक्टली लिख दिया उन्होंने। फिर the asymptotes passes through the center of the hyperbola and the bisector of the angle between the asymptotes are the axis of the hyperbola। क्या बोल रहे हैं कि ये जो एसिम्प्टोट्स है उनके एंगल बाइसेक्टर्स कौन होते हैं, एक्सिस को, राइट। ये जो इसमें दिख रहा होगा ना y इक्वल टू b बाई एक्स और y इक्वल टू माइनस b बाई एक्स लाइन के जो दो एंगल बाइसेक्टर कौन है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। वही पॉइंट लिखा हुआ है। Asymptotes are the tangent to the hyperbola from the center। ठीक है, ये भी पता है कहाँ से पास होते हैं, सेंटर से। अब ये नहीं बोल सकते हो कि 0,0 से पास होता है हमेशा, क्यों, शिफ्ट कर देंगे तो फिर 0,0 नहीं रहेगा वहां पर। ओके, अच्छा, अब आप लोगों को याद वापस जो इसके बाद का पॉइंट है वो पेयर ऑफ लाइंस का कंसेप्ट है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोगों का हाइपरबोला फिक्स हो गया या रोटेट हो गया सपोज। अब आपका हाइपरबोला ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ, तो उसके एसिम्प्टोट्स भी ऐसे होंगे फिर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स दे रखा है, आपको दे रखा है कि हाइपरबोला के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, पर ये दिया हुआ है कि उस हाइपरबोला के जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है उसका इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0 है। ये क्या है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है। क्या है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है। और मुझे पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के मुझे उस हाइपरबोला के सेंटर चाहिए, हमें हाइपरबोला का सेंटर चाहिए।
पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका सेंटर होता है। अब इस पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालें? डिफरेंशिएशन। तो ये वापस क्या कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया, पेयर ऑफ लाइन्स। दो मेथड बताए थे मैंने आप लोगों को। एक मैंने आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट याद करवाया था, क्या था उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, याद करके बताओ क्या मेथड बताया था मैंने याद करने का। डिटरमिनेंट याद किया हुआ था और एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या था, क्या था वो, तो क्या करते थे, पहले AB माइनस एच स्क्वायर वो क्या बनता था आपका डिनोमिनेटर, AB माइनस एच स्क्वायर हमारा क्या बनता था डिनोमिनेटर। कैसे करते थे, हमें 3/3 को हम 2/2 में कन्वर्ट करते, पहले इतना लेते थे, ये क्या बनता था आपका AB माइनस एच स्क्वायर, वो मेरा दोनों का डिनोमिनेटर बनता था। फिर x के न्यूमरेटर के लिए क्या करते थे, एक बार इसको हमने इग्नोर किया, दूसरी बार हम इसको इग्नोर करेंगे तो क्या बचेगा HF माइनस B। फिर एक इसको कर चुके हैं, इसको इग्नोर कर चुके हैं, इसको इग्नोर करना बाकी है, इसको इग्नोर करना है AF माइनस G और बीच में ये आया तो HG, ये आपका उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाता है। मैंने इस सबको याद करवाया, ये अप्लाई करना है। पर अगर ये भूल जाओ तो फिर मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी कंसेप्ट बता था कि एक बार इसको ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा, x को वेरिएबल y को कांस्टेंट मान के, और एक बार y को वेरिएबल x को कांस्टेंट, वो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, उसको फिर सोल्व करूंगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। वो अगर ये याद नहीं आए तो ठीक है, तो वही लिखा है उन्होंने, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड उन्होंने दे रखा है उसमें, ठीक है। फिर 6, अगर 6 में प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है, H को दिया हुआ है आप लोग का ट्रांसफर हाइपरबोला, C मतलब कंजुगेट हाइपरबोला, बीच में A मतलब पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स में इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। A में इक्वल टू 1 की जगह पर क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। और फिर जो मैं आपको बताया था C प्लस H, मैंने T नाम दिया, मैंने H नाम दिया हुआ है, तो C प्लस H इक्वल टू 2H। ओके, उसके बाद का 7th पॉइंट ये बोल रहे हैं कि हमने ये चेक कर लिया कि ट्रांसवर्स हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला जो होगा उनके एसिम्प्टोट सेम होते हैं, उनके 4 वर्टेक्स हैं, कैसे 4, 1 2 3 4, मगर ये चारों वर्टेक्स है, इस चारों वर्टेक्स अगर एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन बनाऊं, मतलब ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइन बनाता हूं तो उसमें बोला गया है ये चारों को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये आप लोगों का क्या बना के देगा, एक रेक्टेंगल बनाएगा। रेक्टेंगल तो बनाएगा ही बनाएगा, और ये जो एसिम्प्टोट्स होंगे वो उस रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते होंगे। तो क्या होता है, उस रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते होंगे। और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होता है, A,0, यहाँ पर तो यहाँ का कोऑर्डिनेट इस पूरी लाइन पर ना तो x चेंज होने वाला और ना y चेंज होने, यहाँ का कोऑर्डिनेट A,B यहाँ का, A, माइनस B यहाँ का, और यहाँ पर इसका लेंथ कितना हो गया 2b, b प्लस b 2b ना, और ये क्या हो गया 2a, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया 2b इंटू 2a, तो वो लिखा हुआ है 7 पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोट्स देख लेते हैं, पुस्तक ही सारा होगा, कोई काम के चार है उसमें। फर्स्ट बोले परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई ऑन ईदर एसिम्प्टोट्स मीटिंग द सेम पॉइंट ऑफ करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स एंड द कॉमन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन द डायरेक्टर सर्कल। क्या बोला है आप लोगों को, कहां से आप लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को बोला है, फोकस से, किसके ऊपर, एसिम्प्टोट के ऊपर। तो बोला है कि जब भी आप लोग फोकस से लेके कोई भी एसिम्प्टोट पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इनका जो
फुट होगा, मतलब जहां पर 90 डिग्री बनता है, वो पॉइंट कहाँ मिलने वाला है हमेशा? सेम पॉइंट एज द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स एंड कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। क्या बोला, समझ आया? ऐसा बोल रहे हो, ये आप लोगों का हाइपरबोला है, यहां पर आपके पास ऑक्सिलरी सर्कल होगा, यहां पर आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है, और यहां से आप लोगों का एक एसिम्पटोट आपने ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो आप इस फुट से लेके फोकस से लेके जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, किस पे? एसिम्पटोट्स पे, तो 90 डिग्री कहां बनेगा? 90 डिग्री कहां बनने वाला है? ये मैंने ऐसे बनाया करता हूँ, वहां पर आप लोग देखोगे तो ये जो बनता होगा ना, ये एसिम्पटोट्स, ये लाइन जो बनेगी, वो आपको बोला गया कि एग्जैक्टली आप लोग उसी पॉइंट पर जाके आपको मिलेगा जहां पर आपका ऑक्सिलरी सर्कल एंड डायरेक्ट्रिक्स जहां पर इंटरसेक्ट होता हो, ऑक्सिलरी सर्कल एंड डायरेक्ट्रिक्स जहां पर इंटरसेक्ट होता हो। आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको ऑक्सिलरी सर्कल दिख ही रहा होगा, आपको डायरेक्ट्रिक्स भी दिख रहा होगा, ठीक है, और आप लोगों ने जब फुट बनाया तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ ना आपका, ये पॉइंट पर डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट हो रहा है। ये डायग्राम प्रॉपर्ली मेरा बना नहीं है, तो मैंने मिटा दिया, पर वो ऐसा बोल रहे हैं कि नॉर्मली आप लोगों का ये डायरेक्शन यहाँ से आपका डायरेक्ट्रिक्स पास होता होगा, और आपका जब सर्कुलर ड्रॉप करोगे तो फुट 90 डिग्री यहाँ बनाएगा, ठीक है। तो एसिम्पटोट्स पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस इज ऑलवेज इंटरसेक्ट ऑन द पॉइंट वेयर डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल इंटरसेक्ट, मतलब मीट द पॉइंट, ठीक है। ये आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट है, कभी अगर जरूरत पड़े तो मेरे हिसाब से ये सब बन जाता, अगर ये याद नहीं भी हो तो हम लोग को फुट तो निकाल ही सकते हैं। सेकंड वाला भी मेरे हिसाब से कुछ ऐसा कुछ खास वो नहीं, एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स में भी प्रिंटिंग मिस्टेक x स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और d स्क्वायर इक्वल 0 होगा, 1 नहीं होगा, है ना। और एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला याद है आप लोग को, पेयर ऑफ लाइन के बीच एंगल कैसे फाइंड करते हैं? tan थीटा इक्वल टू 2 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, और आप लोग तो 2 tan इनवर्स b बाय आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब जितना जरूरत हो उतनी याद रखनी है, तो बहुत सारी चीजें कहाँ याद रहेगी। थर्ड पॉइंट, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एसिम्पटोट स्ट्रेट लाइन विद थर्ड भी इनडायरेक्टली आप लोग को वही बोला गया है कि किसी भी टेंजेंट पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो फोकस से, p1 into p2 किसके बराबर होता है? b स्क्वायर। तो b स्क्वायर मतलब क्या हो गया? सेमी कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर, तो वही तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा? फर्स्ट और फोर्थ वाला है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट बियॉन्ड द हाइपरबोला मीट द एसिम्पटोट्स इन QNR एंड कट ऑफ ए ट्रायंगल CQR इज अ कांस्टेंट एज इक्वल टू AB इन द एसिम्पटोट्स इन द पोर्शन ऑफ द इंटरसेक्शन बाय सेक्टर इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये भी हम बना लेंगे बिकॉज इसको भी याद करना मतलब में आराम से बन जाएगा। क्या बोले क्वेश्चन में आपको समझा, मतलब स्टेटमेंट को समझ, बोले कि आपने हाइपरबोला में जब P पॉइंट से टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट कहीं ना कहीं जाके एसिम्पटोट्स को QNR पॉइंट पे कट करता होगा। मैंने एक एसिम्पटोट्स बनाया, टेंजेंट बनाया, सपोज आपका हाइपरबोला है, यहाँ पर आपके पास एसिम्पटोट्स, ठीक है, तो दूसरे से तो आप यहाँ से कोई भी पॉइंट P से जब टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट बनाना हो तो दोनों एसिम्पटोट्स को कहीं ना कहीं जाके कट करेगा। वो जो कट करेगा उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? मिड द एसिम्पटोट्स इन QNR। तब आपके 3 पॉइंट हो गए, T सेंटर, QNR जो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया होगा, तो मैंने यहाँ से एक बनाया, तो ये आप लोगों का सपोज Q है और ये दूसरे एसिम्पटोट्स को
जहां पर कट कर रहा होगा वहां पर सपोज आर है और ये टी आपका सेंटर है, ठीक है। तो बोला गया कि कट ऑफ ए ट्राइंगल सीक्यूआर ऑफ कांस्टेंट एरिया। ये जो सीक्यूआर जो ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा आपको कैसा एरिया देगा, एक कांस्टेंट, मींस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमेशा क्या देने वाला है, एक कांस्टेंट एरिया देगा और जो किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। मतलब AB मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड सेमी कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। क्योंकि इसको शिफ्ट करोगे, रोटेट करोगे, एरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, है ना। एरिया तो फिक्स ही होगा, किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। AB from the asymptotes and the portion of the tangent intercepted between the asymptotes is bisected at the point of contact, and the portion of the tangent intercepted between the asymptotes अच्छा, यहाँ पर उन्होंने जो लास्ट वाला जो लाइन लिखा है, क्या लाइन है, एंड द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एसिम्प्टोट्स इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो डायग्राम होगा उनके हिसाब से, उस स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने बोला है कि जब आप लोग एसिम्प्टोट्स बनाओगे तो ये जो एसिम्प्टोट्स होगा ये उन्होंने ऐसे बनाया है, तब आप लोगों का क्यू और आर पॉइंट, ये दो एसिम्प्टोट्स हो गए, ये और ये दूसरा, ठीक है। दो एसिम्प्टोट्स है, दोनों एसिम्प्टोट्स को दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं, कहां कहां पर, क्यू पे और आर पे, और पॉइंट पी से हमने टेंजेंट बनाया, पॉइंट पी से हमने टेंजेंट बनाया। तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टेड बिटवीन बोथ द एसिम्प्टोट्स। यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट को क्या बोला जाएगा, जैसे ये लाइन होता है, ये PQ को क्या बोलेंगे हम लोग अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, इंटरसेप्टेड बिटवीन द, इसको क्या बोलोगे, QR को इंटरसेप्टेड बिटवीन द एसिम्प्टोट्स, और P जो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, P जो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, वो लास्ट में इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। थोड़ा उनका लैंग्वेज वैसा है बट उनका बोलने का मतलब ये थे। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट फिर भी आप लोग इनको ध्यान में रख लो, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं है इसमें, कुछ फोर्थ पॉइंट पर अच्छे से मार्क करके रख लो। इतना आगे समझ में, ठीक है। एक बार ये वाला पार्ट आप लोग लिख लीजिए, ये जो कैसे इक्वेशन कैसे लिखेंगे, और आप चाहो तो फोर्थ पॉइंट में डायग्राम बना लेना जिससे समझना इजी हो जाए।
हुआ देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कंसेप्ट हम वैसे तो पढ़ चुके थे। क्या होता कंडीशन ए इक्वल टू बी एंड ई इक्वल टू ए और बी सेम होगा तो वैसे भी ए रूट हो जाएगा, ए रूट होगा तो ए और बी सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इक्वेशन क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है दोनों ए और सेम है, ए और बी सेम है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। उसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन x इक्वल टू y इक्वल टू x y इक्वल टू, क्योंकि नॉर्मल एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू प्लस b बाई a एंड y इक्वल टू माइनस b बाई x। और b और a सेम है तो क्या हो जाएगा इक्वेशन y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x। करेक्ट। अब ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं इसके साथ, और दोनों का इंडिविजुअल स्लोप कितना है? 1। तो इसका ये एंगल कितना? 45। और इसका स्लोप कितना है? इसका एंगल कितना? 135। मतलब यहाँ से 45 और यहाँ से 135। करेक्ट। अब मैं इस हाइपरबोला एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, बट मोस्ट ऑफ टाइम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन इस तरह से नहीं देते, ये लोग उसको रोटेट करके देते हैं। अगर मैं पूरे सिस्टम को 45 डिग्री पे रोटेट करूं, इस पूरे सिस्टम को 45 डिग्री पे रोटेट करूं, अभी ये मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये कंजुगेट एक्सिस, और मैंने इसको 45 डिग्री पे रोटेट किया तो मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पहुंच जाएगा? y इक्वल x की लाइन से। y इक्वल x की लाइन कहां चला जाएगा? यहाँ पर। ये लाइन कहां चला जाएगा? यहाँ पर। राइट। तो जब आप लोग का पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा होगा तब इसके इक्वेशन से 45 ये कर्व को मत देखो, सिर्फ ये लाइन से आप लाइन को देखो, तब आपके एसिम्प्टोट्स कौन बन गए हैं? x और y एक्सिस। और एसिम्प्टोट्स का मतलब क्या होता है? जिसको कर्व कभी टच नहीं करते तो कहां जाके टच करते हैं? ये कर्व की पोजीशन कैसी हो जाएगी अगर मैं इसको 45 डिग्री पर रोटेट करूं? तो मेरे एसिम्प्टोट्स कौन है? x एक्सिस और y एक्सिस, है ना, क्योंकि ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला आया, तब आपका कर्व कैसा बनता होगा? x और y को टच नहीं कर पाता होगा, तब आपका कर्व ऐसा। तो यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को जब मैं 45 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो मेरा हाइपरबोला वैसा दिखेगा। ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला की बात है। कंजुगेट हाइपरबोला होगा तो सेकंड और फोर्थ में आएगा और टच नहीं करेगा x और y। करेक्ट। तब इनके एसिम्प्टोट्स तो ये हो गए। अब उनके ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस कौन हो जाएंगे? जो पहले एसिम्प्टोट्स थे, जो पहले एसिम्प्टोट्स थे। तो इसके इक्वेशन y इक्वल टू x, इसका इक्वेशन
ये मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस, ये मेरा कंजुगेट एक्सिस, और मुझे अब इस हाइपरबोला का इक्वेशन चाहिए। पहले इक्वेशन ये था, मैंने इसी को 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो मेरी पोजीशन अब ऐसी बन गई। अब मुझे चाहिए इस हाइपरबोला का इक्वेशन। सीधी बात ये तो नहीं होगा क्योंकि रोटेट करने पर इक्वेशन तो चेंज होगा, लेंथ चेंज नहीं होता, डिस्टेंस नहीं चेंज होता दो पॉइंट के बीच में, बट इक्वेशन तो चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो कैसे पता करें? तो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि भाई कोई भी हाइपरबोला रोटेशन के बाद भी पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स और हाइपरबोला के बीच में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। इसमें एसिम्पटोट्स कौन है? एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होता है? वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होता है? तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या बने? एक्स वाई इक्वल टू 0। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या बने? एक्स वाई इक्वल टू 0। तो मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या बना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या बनेगा? एक्स वाई इक्वल टू के, क्योंकि पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स और हाइपरबोला के बीच में किसका डिफरेंस? कांस्टेंट का। तो क्या बन गया? एक्स वाई इक्वल टू के। ढूंढना क्या पड़ेगा? के की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढेंगे? ये जो पॉइंट है, क्या था इस पॉइंट का नाम? a, 0। अब ये 0 यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि अगर मुझे ये के ढूंढना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अगर मैं हाइपरबोला का कोई पॉइंट पता कर लूं। जब पॉइंट पता कर लूंगा तो पॉइंट सेटिस्फाई करता होगा। और कौन सा पॉइंट पता करना सबसे इजी लग रहा है मुझे? तो मुझे लग रहा है कि इसको पता करना सबसे इजी है। अभी ये क्या है? a, 0। अब वो a, 0 से यहाँ पहुंचा, तो अभी भी ये डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस कितना था? ये अभी भी डिस्टेंस कितना होगा? a, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा डिस्टेंस को। ये a है, ये कितना डिग्री है? 45। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ये लेंथ मिलेगा मुझे, कितना मिलेगा? cos 45 इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 45 कितना होता है? 1/√2। ये लेंथ कितना हो जाएगा? a/√2। और sin 45 इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये भी कितना होगा? a/√2। तो यहाँ का पॉइंट क्या हो गया? a/√2, a/√2 जो भी का वर्टेक्स हो गया रोटेशन होने के बाद। और वो पॉइंट है कहां पर? हाइपरबोला पे। सेटिस्फाई करेगा x की जगह पर a/√2, y की जगह पर a/√2। तो k की वैल्यू a²/2। तो आपका इक्वेशन क्या हो गया? xy इक्वल टू a²/2। और a²/2 हमेशा पॉजिटिव होगा। a²/2 कैसी वैल्यू होगी? और नॉर्मली इसको xy इक्वल टू c² लिखा मिलेगा आप लोगों को। xy इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट मिलता है xy इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है? हमेशा a²/2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? a²/2। क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक ही अननोन होगा a। नॉर्मल हाइपरबोला में a और b दोनों होते हैं, इसमें a और b सेम है ना। देखिए a ढूंढना होगा, और वो a जो कांस्टेंट होगा उसको डायरेक्टली a के साथ इक्वेट मत करना। वो किसके बराबर होता है? a²/2 के बराबर। तो xy इक्वल टू c² आप लोगों को मोस्ट ऑफ जगह पर एसिम्पटोट और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन दिखेगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यही है, ये मेन हाइपरबोला, बस उसी को मैंने 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो मुझे नया हाइपरबोला का पोजीशन बना। उसका इक्वेशन होता है xy इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपको कहीं ना कहीं बीच में भी आए होंगे, xy इक्वल टू 4, xy इक्वल टू 10, xy इक्वल टू 100 कहीं के बनते हैं। तो xy इक्वल टू कांस्टेंट, xy इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट, ये हमेशा क्या देगा आपको? ट्रांसवर्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर यही चीज अगर कंजुगेट होगा तो आपका ये दोनों जो कर्व यहाँ है वो कर्व यहाँ होते। तो अगर यहाँ कर्व होता तो x और y दोनों की साइन अलग अलग होती है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट भी तो नेगेटिव आता है। xy इक्वल टू -4 दे, वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बट कौन सा? कंजुगेट को, जिसको रोटेट किया हुआ है 45 डिग्री पर, जो सेकंड और फोर्थ में होगा। उनके भी एसिम्पटोट्स तो कौन होंगे? तो आप बता सकते उसका इक्वेशन क्या आएगा? xy इक्वल टू -x। यहाँ पर बना रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये कंजुगेट वाला है। इसका इक्वेशन क्या होगा? xy इक्वल टू -a²/2। ये
कंजुगेट को जब रोटेट करते हैं तब का, ये जब ट्रांसवर्स को रोटेट करते हैं तब का। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट a by रूट 2 a by रूट 4, यहाँ पर माइनस a by रूट 2 आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसका x y इक्वल टू h स्क्वायर बाई 2 का फोकस क्या होगा? फोकस क्या होगा? कितना होगा? इतना तो दिमाग चलना चाहिए हम लोग का। कितना होगा? a कोमा a, सही है, a कोमा a और इस तरफ का माइनस है, वो माइनस कैसे आया होगा? तो एक चेंज नहीं होती ना, रोटेट करने से क्या चेंज नहीं होता है? डिस्टेंस। तो पहले भी ओरिजिन सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस कितना था? ए और ई का आपका रूट 2 है, तो क्या था? रूट 2 a कोमा 0 और यहाँ पर माइनस रूट 2 a कोमा 0। आपने इसको रोटेट किया, एक पॉइंट यहाँ पे आया होगा रोटेट करने पर, राइट? अभी भी डिस्टेंस कितना? रूट 2 है। तो वहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो भी ये बनेगा तो 45 डिग्री है। तो cos 45 इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, जिसमें हाइपोटेनस का लेंथ कितना आ चुका है? रूट 2 है। तो रूट 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ? cos 45 के साथ। cos 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, तो रूट 2 कैंसिल हो गया होगा, तो a बचा होगा। और अगर x a है तो y भी उससे इक्वल है। तो a कोमा a और यहाँ का माइनस a कोमा माइनस, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पहले कितना था? आज भी कितना होगा? लेंथ में क्या फर्क पड़ने वाला है? वो सब तो सेम ही रहेगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन बी स्क्वायर बाई, मतलब ए और बी सेम है तो बी की जगह पर डाल दूंगा, तो वो सब फर्क पड़ेगा बस। और डायरेक्ट्रिक्स भी बता दो फिर, तो फोकस बता दिया, वर्टेक्स बता दिया, सेंटर तो 0,0 ही है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, पहले जो डायरेक्ट्रिक्स था, पहले जो डायरेक्ट्रिक्स था वो किसको पैरेलल होता है? मतलब कंजुगेट एक्सिस को। अभी आपका कंजुगेट एक्सिस कौन है? y इक्वल टू माइनस एक्स, कार्डियोसी को पैरेलल होने वाला है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स के लाइन को जो पैरेलल होगा, कोई भी पैरेलल लाइन में सिर्फ किसका डिफरेंस होता है? कांस्टेंट का। इसका डिफरेंस होता है। तो मेरा डायरेक्ट इसका इक्वेशन क्या होने वाला है? x प्लस वाई इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा, बट ये तो कंफर्म है कि भाई जो मेरा डायरेक्ट्रिक्स होता है वो किसको पैरेलल होता है? तो कंजुगेट एक्सिस को पैरेलल होता है। तो जब रोटेट भी करूंगा तो भी रहेगा तो कंजुगेट एक्सिस को ही पैरेलल। तो आपका कंजुगेट एक्सिस कौन है? y इक्वल टू माइनस एक्स या तो y प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो उसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन में से किसका डिफरेंस होता है? कांस्टेंट का। अब वो कांस्टेंट पता करना है। वो कांस्टेंट पता करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? मैं उस लाइन का कोई पॉइंट पता कर लूं, उस लाइन का एक पॉइंट पता कर लो। तो उस लाइन का कोई पॉइंट पता करने के, कौन सा पॉइंट पता करोगे? यही पॉइंट पता करोगे। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a बाई e, तो a बाई रूट 2,0, ये आपका क्या है? रूट 2। अब ये a बाई रूट 2 यहाँ पर आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा कहीं पर, x प्लस वाई इक्वल टू कांस्टेंट है, और ये जो पॉइंट है उसका सेंटर से लेकर डिस्टेंस कितना होने वाला है? a बाई रूट 2। कितना होने वाला है? a बाई रूट 2, करेक्ट। और वो पॉइंट अब पता करना, ये डिस्टेंस मुझे पता है कितना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मुझे पता है a बाई रूट 2 है, ये डिस्टेंस a बाई रूट 2 है, और ये एंगल कितना है? कितना है? 45। तो cos 45 इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 45 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? a बाई रूट 2 के साथ। a बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, a बाई 2
अगर ये a/2 है तो ये भी a/2, यहाँ पर a/2 प्लस a/2 a x और y दोनों a/2 आ गया, तो क्या करोगे आप, पुट करोगे ना उसमें a/2 प्लस a/2 a, तो मेरा एक डायरेक्ट्रिक्स आएगा x प्लस y इक्वल टू a, तो दूसरा क्या होता होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा तो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा ना, तो उसका इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू माइनस है, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू प्लस माइनस, लेंथ को कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा। और ये बस वर्टेक्स ध्यान में रखिए, फोकस ध्यान में रखिए, डायरेक्ट्रिक्स ध्यान में रखिए, भूल जाओ कैसे डिराइव होता है, मैंने समझा दिया आप लोगों को। और इसका पैरामीट्रिक पॉइंट ध्यान में रखिए, xy इक्वल टू सी स्क्वायर का जो पैरामीट्रिक पॉइंट होता है वो पैरामीट्रिक पॉइंट वो बोलते हैं ct, c/d, ct, c/d। सर आपको अगर ct, c/d तो ct कैंसिल होकर वापस स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब पॉइंट चेंज होगा तो उससे क्या चेंज हो रहा होगा, ये पॉइंट अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो कुछ तो चेंज होगा, क्या चेंज होगा उसमें, क्या चेंज होगा, t, क्या चेंज होगा t, भाई t तो कांस्टेंट है, तो चेंज कौन होगा t, और जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। xy इक्वल टू c², xy इक्वल टू 4, xy इक्वल टू 9, xy इक्वल टू 10, ऐसा कुछ भी, और उसके अगर मुझे पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, मैं कौन सा पॉइंट कंसीडर करूंगा, ct, c/d, और वो कांस्टेंट को किसके साथ इक्वेट करूंगा, c² के साथ, तो c² खुद किसके बराबर है, a²/2 के बराबर है। क्लियर? और बाकी इसके अंदर वो जो टेंजेंट वेंजेंट के कंसेप्ट थे, फिर पॉइंट फॉर्म, वो सब इसमें भी सेम है। xy को c² का अगर पॉइंट फॉर्म बनाना हो तो xy की जगह पर क्या रिप्लेस करोगे, xy1 प्लस xy को क्या रिप्लेस करते थे, तो इसमें भी वही करेंगे। तो पैरामीट्रिक पॉइंट है तो ct, c/d डाल दूंगा x1 y1 की जगह, उन सब में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सब सेम ही है।
हुआ लिखे हो
हुआ ना? ठीक है, इसके अंदर आप लोग और क्या प्रॉपर्टी ध्यान, बाकी जो मैंने बताया टेंजेंट टोरोस सेमी कंसेप्ट होता है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। एक इसके अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी याद ये करिए कि अगर मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कोई भी 3 पॉइंट लूं, कोई भी 3 पॉइंट लूं, रेक्टेंगुलर और वो 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या बनना है? ट्राइंगल। इफ दे आर नॉट कोलिनियर तो डेफिनेटली क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। मैंने 3 पॉइंट लिए, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। ये तीनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक ट्राइंगल बनेगा। अगर ट्राइंगल बनेगा तो ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर भी होगा, राइट, जहाँ पर तीनों अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते होंगे। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कोई भी 3 पॉइंट से बनाया गया T1, C/T1, T2, C/T2 एंड C3, C/T3, ये तीनों पॉइंट से बनाया गया ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर कौन सा होता है? जहाँ पर तीनों अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट होते हैं, राइट, वो भी हमेशा उसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे मिलेगा, वो भी हमेशा उसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे मिलेगा। कौन? ऑर्थो सेंटर। बाकी कोई पॉइंट नहीं। हाँ, अगर उसके ऊपर आप इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हो तो फिर सेंट्रोइड और सब भी सेम ही हो जाता होगा, तो फिर सब कुछ मिलेगा। अदरवाइज नॉर्मल ट्राइंगल पे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जब ज्वाइन करते हो, जो ट्राइंगल बनता है उसका ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ लाई करेगा? उसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। तो काफी लड़के होते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे देते हैं और बोलते हैं कि उसके ऊपर के 3 कोई भी 3 पॉइंट लेके अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं तो ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड करके तो फिर ऑप्शन होते हैं। तो मैं फिर क्या करता हूँ, तो ये सिखा देता हूँ कि ऑप्शन में से पुट करके चेक करना कौन उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को सेटिस्फाई करता है। जो पॉइंट सेटिस्फाई करता है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, वो अपना आंसर है। फिर अब मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और मेरे पास एक सर्कल है, और कोई भी सर्कल इस हाइपरबोला के साथ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के साथ कितनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है? तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरसेक्ट ही ना करे, 0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो। ऐसा भी हो सकता है कि 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। 3 पॉइंट पर तो मतलब कि इनडायरेक्टली 4 ही पॉइंट होगा, क्योंकि हमें पता है ना कि आपके रूट्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर ये आपका सर्कल इक्वेशन होता है ना, x² + y² + 2gx + 2fy + k लिए 50 में हाइपरबोला यूज करने वाला हूं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए। और xy = c² आप लोगों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर मुझे उन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी? c²/x, y को रखा मैंने यहाँ पर c²/x, ठीक है, एलसीएम लिया तो फाइनली इक्वेशन आया। x² आप लोग का एलसीएम हो जाएगा ना, इक्वेशन है। इसमें हाईएस्ट स्क्वायर कितना है? 4। इसका क्या मतलब हुआ? बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सर्कल हाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को मैक्सिमम 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। तो दिखता भी अगर ऐसा हाइपरबोला होगा, और ऐसा सर्कल होगा तो मैक्सिमम 4 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। पर क्या कभी ऐसा है कि 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है? अच्छा, 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ आप लोगों के साथ? चारों के चारों रियल रूट्स। अब 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होगा? इमेजिनरी ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब वो ऐसा कुछ करता हो। ये 3 दिख रहे हैं, बट यहाँ पर जो दोनों रूट्स हैं वो सेम हो। तो रूट्स तो आज भी 4 है, रूट्स तो आज भी 4 है और चारों रियल भी है, बट उसमें से 2 रूट्स सेम। इसका मतलब ये हो जाएगा अगर वो 3 पे अगर इंटरसेक्ट कर ऐसा होगा तो हमें 3 को तो नहीं होगा, हो भी सकता है, बट उस होने के लिए फिर 2 रूट्स को सेम होना पड़ता है। इसका मतलब क्या कि वो सर्कल को, सॉरी हाइपरबोला को एक जगह पर टच करके निकल जाता होगा, ठीक है। हाँ, 2 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है कि भाई 2 रियल होंगे तो बाकी 2 इमेजिनरी होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक ही पे टच करके निकल जाए, एक ही रूट मिल रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है। एक जगह पर एक रूट मिले तो क्या 3 इमेजिनरी हुए? ये पॉसिबल नहीं है, बट ये तो पॉसिबल है ना कि 2 सेम हो, और
और बाकी दो इमेजिनरी, ठीक है, राइट। और लास्ट पॉसिबिलिटी भाई चारों के चारों इमेजिनरी और सर्कल यहाँ तो पॉसिबल है क्योंकि वैसे रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, राइट। अब मुझे कंडीशन थी कि वो चार रियल रूट्स कब देगा या चार पॉइंट पर वो कब इंटरसेक्ट करेगा। अगर उसको इंटरसेक्ट करना है तो चार पॉइंट पर कब इंटरसेक्ट करता होगा, तो उसके लिए चारों रियल रूट्स होने चाहिए, राइट। उसकी कंडीशन बना के दे रहा हूं मैं आपको। चार रियल रूट्स होंगे तो इसके चार रियल रूट्स को मैंने x1 x2 x3 x4 मान लिया। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स सी बाई ए मतलब कांस्टेंट अपॉन ए इनडायरेक्टली पूरी पॉलिनोमियल का रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट पता है ना, एडिशन माइनस b बाई ए मतलब सेकंड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। इधर से दो दो के पेयर फिर तीन के कैपिटल से और चारों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा माइनस ऑफ c⁴ अपॉन हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट वो 1 है। और पैरामीट्रिक पॉइंट के हिसाब से x1 x2 x3 x4 क्या होगा, x1 क्या होगा ct1, x2 क्या होगा ct2, x3 क्या होगा ct3 और x4 क्या होगा ct4। तो पुट करूंगा तो t कितनी बार आएगा चार बार, तो चार बार कैंसिल क्यों देगा तो क्या मिलेगा t1 t2 t3 t4 इक्वल टू ये आपकी कंडीशन हो गई जब कोई भी सर्कल पैराबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को चार पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। मैंने देखा है क्वेश्चन ऐसे पूछने के तीन पॉइंट दे से बोलते चौथा पॉइंट निकाल के, तो सारे बच्चे क्या करते हैं हाइपरबोला नहीं दिया होता, हाइपरबोला देंगे तो फिर बच्चा क्या करे सोल्व भी करके कर सकता है, बट हाइपरबोला नहीं दिया होगा तो फिर अगर आपको प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती होगी ये हाइपरबोला भी सपोज मान लेते दिया है तो सोल्व करने में टाइम लगेगा। मुझे ये प्रॉपर्टी अगर पता है और मुझे तीन पॉइंट दिया तो तीनों पॉइंट को मैं किसके साथ इक्वेट करूंगा ct1 ct2 ct3 के साथ, तो t1 t2 t3 निकल जाएगा तो उससे मुझे t4 मिल जाएगा और t4 मिला तो मुझे चौथा पॉइंट भी मिल जाएगा। चौथा पॉइंट का कोऑर्डिनेट t4 c/t4 t तो नहीं पता था मुझे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कब की बात है जब कोई भी सर्कल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को चार पॉइंट पर कट करता है। अब चारों रूट का एडिशन चार रूट्स होंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 किसके बराबर होता है माइनस b बाई ए तो माइनस 2g/1। अगर मैं इसको अगर 2 से डिवाइड करूं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 को 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस जी, और माइनस जी क्या होता है सर्कल का सेंटर, सेंटर क्या होता है सर्कल का माइनस d माइनस एफ माइनस जी माइनस एफ, करेक्ट। तो माइनस दिया तो मुझे ये बता दिया जाए कि सर्कल है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को चार पॉइंट पर कट कर रहा है और सर्कल नहीं दिया तो बोले तो सर्कल है और चार पॉइंट पर कट कर रहा है, राइट। और आपको इस सर्कल का सेंटर चाहिए, आपको सर्कल का सेंटर चाहिए कौन से चार पॉइंट पर कट करे वो चारों पॉइंट दिए हुए तो आप लोग हो जाएगा ना सर्कल की इक्वेशन फाइंड करके तीन ही तो पॉइंट चाहिए, तीनों इक्वेशन को यहाँ पर रखूंगा एक पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करता ही होगा। जैसे तो क्वेश्चन हमने सर्कल में किए थे कि तीन पॉइंट दिया हो तो तीन इक्वेशन बनेंगे सोल्व कर लूंगा तो जीएफ के की वैल्यू मिल जाएगी, पर उतना करना ही क्यों है अब कैसे प्रॉपर्टी है तो चार पॉइंट देंगे चारों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का एडिशन करूंगा डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे माइनस d मिल जाएगा। और ये इक्वेशन मैंने क्वाड्रेटिक से सॉरी ये इक्वेशन मैंने किसके वेरिएबल में बनाया था x के लिए, उसके लिए मैंने किसको सब्स्टिट्यूट किया था y को, और वही y की जगह अगर मैं इसको y के टर्म में बनाता तो x को सब्स्टिट्यूट करता इक्वेशन सेम ही होता है। इस तरह की जो रिलेशन यहाँ मिल रहा है वही सेम रिलेशन y के लिए भी मिलता तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4/2 किसके बराबर हो जाएगा माइनस है। तो मुझे उस सर्कल का सेंटर यहाँ पर जो लिखो कैसे लिखो बताता हूँ। मुझे उस सर्कल का सेंटर पता है क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4/2 राइट। और आपको बहुत सारे रेफरेंस दूंगा इसकी जगह पर वो लोग क्या करेंगे क्योंकि नॉर्मली हम लोग पॉइंट तो लेते हैं कौन सा पॉइंट लेते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। तो अगर पैरामेट्रिक पॉइंट लोगे तो क्या हो जाएगा ये ct1 ct2 ct3 ct4 करेक्ट। तो c कॉमन
क्या हो जाएगा t/2, अंदर क्या बचेगा t1 प्लस t2 प्लस t4 और सॉरी प्लस t3 प्लस t4, और वो t4 नहीं देते। वो क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर वो 4 पॉइंट पर कट करते कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा तो t4 किसके बराबर है -1 अपॉन t1 t2 t3। राइट, इट मींस कि मुझे हाइपरबोला पे रेक्टेंगल हाइपरबोला 3 पॉइंट दिया हो और मुझे वो सिर्फ तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल का इक्वेशन फाइंड करके, तो 3 पॉइंट दिया मतलब मुझे t1 t2 t3 पता है। राइट, t1 t2 t3 पता है तो मुझे कोऑर्डिनेट भी पता है, मतलब सेंटर पता चल रहा है। और एक बार सेंटर पता चल जाएगा तो सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगा तो रेडियस भी मिल जाएगा। सेंटर ही तो मेन होता है। और सेम अगर y का कोऑर्डिनेट पता करना है तो y1 को क्या रखोगे c by t1 c by t2 c by t3 c by t4, क्या कॉमन c तो c by 2 क्या बचेगा 1 by t1 plus 1 by t2 plus 1 by t3 plus c by t4, और c by t4 c तो कॉमन लिया तो मतलब 1 by t4, और 1 by t4 कितना होगा माइनस हो गया t1 t2 t3, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना यहाँ पर ये प्लस में से ये रेसिप्रोकल मेथड ऑफ प्रोडक्ट का उल्टा होगा। तो ये आप लोगों को सर्कल का ये दो प्रॉपर्टी याद रखिएगा, जरूरत पड़ी तो यूज कर लीजिएगा। कौन सा? एक तो जो ऑर्थो सेंटर होता है वो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई करता है। कोई भी सर्कल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को 4 पॉइंट पर कब कट करेगा जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और उसी कंडीशन फिर वो सम ऑफ रूट्स को लेके मुझे सेंटर मिल गया तो सेंटर का वैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर हाइपरबोला में जो मुझे आपको बताना है, मतलब बताने को तो भी है बट पूछते नहीं तो जरूरत नहीं है। इसी प्रॉपर्टी सब अच्छे से ध्यान में रख लो और तो काम हो जाता है। जब लंबे टाइम से कोनिक सेक्शन चल रहा था तो आज से मेरी तरफ से कंसेप्ट खत्म हो गया। प्रोडक्ट के सी बाय आएगा तो सीरीज से पूरा x raised to 4 plus bx cube plus bx square plus dx plus equal to एक महीना बच्चा रुक जाएगा, हो सकता है मैंने मिस्टेक किया हो। ये आपके पास अगर 4 पावर में अगर इक्वेशन और इसके 4 रूट हो तो x1 plus x2 plus x3 plus x4 क्या होता है माइनस b बाई a। ये दो का जब प्रोडक्ट करते हैं और उसका एडिशन करते हैं तो उसका क्या होता है c का अल्टरनेट साइन करती जाती है ना, पहला माइनस फिर प्लस फिर 3 का जब प्रोडक्ट करोगे है ना, ये जितने भी होंगे उसका माइनस d बाई a, तो चारों का e बाई a, तो फिर मेरी मिस्टेक है x1 plus x2 plus x3 plus x4 e बाई a होगा। e बाई a होगा तो e मेरा 3/4 है, तो ये माइनस की जगह पर प्लस होगा, तो ये -1 की जगह पर +1 आएगा, तो +1 आएगा तो यहाँ पर भी माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका +1 करके ये ऑर्थो सेंटर लिखोगे तो साइड में ये भी लिख देना, उसका कोऑर्डिनेट भी मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑर्थो सेंटर आप मैंने जो बताया कि ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन पुट करके चेक करें कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बट अपने नोटिस अगर दो ऑप्शन में दिए तो फिर ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढने में टाइम नहीं बिगाड़ना, तो इससे याद कर लेना। जो ऑर्थो सेंटर तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -c बाई t1 t2 t3 माइनस t t1 t2 t3।
हो गया। सर आपको एलिप्स का PYQ वाला लास्ट पेज दिखा है 2025 उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक आप लोगों को किसी ने पूछा ही नहीं मेरे को, मुझे पता है पूछा क्यों नहीं और कुछ किया ही नहीं होगा तो कुछ होगा ना। 88 क्वेश्चन में एक लाइन है, थर्ड लाइन अगर आप देखोगे तो इन द साइड QR ऑफ लेंथ 29, तो 29 नहीं है वो 2A, ठीक है। हाइपरबोला का सर हाइपरबोला के एलिप्स का 88 क्वेश्चन 29 की जगह पर 2A है। फिर जो लास्ट वाला C ऑप्शन और D ऑप्शन है, C ऑप्शन में 6 के अंदर ब्रैकेट में 2 + √3 और 62 + √3 नहीं है, तो 6 टाइम्स 2 + √3 और लास्ट वाले D ऑप्शन में 8 टाइम्स 2 + √3 है।
पता है कि मैंने अपनी तरफ से जो भी मुझे कंसेप्ट बताना था आपको बताया, और एक दिन और आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आप लोगों का फ्राइडे के सॉरी संडे आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में फ्राइडे और उसके नेक्स्ट वीक का मंडे में अवेलेबल नहीं होती, 2 क्लास मेरी होगी नहीं, तो उसका मैं कॉम्प्रेस करूंगा संडे में क्या करने वाला हूँ, लंबा क्लास रहेगा, एलिप्स और हाइपरबोला की लास्ट क्लास होगा, फिर इसमें आप लोग को डाउट्स या जो भी आप लोग मुझे पूछ लो, मैंने अपने सारे कंसेप्ट बता दिए, और इसका कोई फायदा नहीं है जब एप्लीकेशन नहीं आएगा, याद तो करना ही करना है, बट उसको याद करके अप्लाई भी तो करना है, इसलिए प्रैक्टिस नेसेसिटी है, उसको करो, मुझे संडे डाउट्स बताओ, ठीक है, और मुझे लगता है क्वेश्चन भी अपने डिस्कस करेंगे क्लास में। अब इसके बाद हमारे पास 11 के सिलेबस में क्या रहता है, तो अब जो 3-4 चैप्टर है, जैसे 3D है, टेक्स्ट बुक का 3D मतलब मैं वो भी संडे बता दूंगा, क्योंकि उसको बताने में मुझे 15 मिनट चाहिए, क्योंकि एक्चुअल 3D हम लोग पढ़ेंगे 12 में, वेक्टर एंट्री, ये सिर्फ बहुत बेसिक चीज है कि 3D दिखता कैसा है, बहुत सिंपल, XY में 2D में XY दिखता है, XYZ दिखता है, इतना ही फर्क होता है, एटलीस्ट 11 में तो उतना ही है। फिर एक रहता है हमारा लिमिट्स और डेरिवेटिव, वो भी हमारा 12 का टॉपिक है, पर बेसिक जितना आपको स्कूल लेवल पे आप लोग कर पाओ तो उतना मैं बता दूंगा, और एक रहता है स्टैटिस्टिक्स, तो ये सब करवाने में मुझे 2 लेक्चर चाहिए होंगे मैक्सिमम बताना, और फिर हमारे पास एक चैप्टर रहता है जो मैंने आपको स्कूल लेवल पे पढ़ा दिया है, कॉम्प्लेक्स एंड कोऑपरेटिव बेसिकली, तो वो फिर हमारा थोड़ा लंबा चलेगा, तो सिलेबस इतना बाकी नहीं है, तो संडे का टाइम में आप लोगों को मैसेज करूंगा, कि कुछ दिन आप लोग के टेस्ट भी नहीं